हाँ जी भाइयों, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। एंड आई एम श्योर अभी तक आपने जो पार्ट टू मैंने उसका अपलोड किया है, पार्ट टू बोल रहा हूँ, प्रियम्बल वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की है अभी तक आप लोगों ने देख ली होगी। एंड दिस इज आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट के हिसाब से हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर वन पार्ट जिसको हम बोलते हैं इंडिया एंड इट्स स्टेट, ठीक है। तो इंडिया ऐसे बोल सकते हैं आप, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इंडिया एंड इट्स स्टेट्स, या फिर उसको बोल सकते हो इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आई एम श्योर आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। यू नो व्हाट्सएप नंबर दिस इज, एंड यू कैन कमेंट डाउन एनीथिंग यू कैन डू, ठीक। बाकी स्टार्ट करते हैं इसको। आज मैं पार्ट वन और पार्ट टू दो पढ़ाऊंगा। पार्ट वन में हमारा आता है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, जिसमें आते हैं हमारे चार आर्टिकल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लिख लेना, आर्टिकल 1 to 4, ठीक है। तो मैं चारों के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें हमारे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे पार्ट टू हमारा, जिसमें आता है हमारा सिटीजनशिप, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो हमारा नागरिकता, ठीक। जो हमारे कवर करती है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक। एक एक करके इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पार्ट वन में सबसे पहले पढ़ लेते हैं इंडिया और उसके स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट क्या है ये, ठीक है। तो भैया स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ एक बेसिक इंट्रो, और फिर मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। आई थिंक ये प्रोसेस कैसा लग रहा है आपको बताओ मेरे को। देखो, आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। पहला है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक। पहला आर्टिकल तो यही बोलता है। इसमें पहला है आर्टिकल है जिसमें इंडिया मींस भारत, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत नाम भी मेंशन है, ठीक। इंडिया यानी भारत विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 नंबर 1 यही बोलता है, ठीक। आर्टिकल नंबर 2 क्या है, ये बोलता है, मैं बेसिक बता दूं। अब इंडिया में हमारे स्टेट्स हैं बहुत सारे, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो अगर कल को हम किसी देश पे मान लो चाइना पर अटैक करें, उनकी कोई टेरिटरी एक्वायर कर लें, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स होना हो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स फ्रॉम जो भी हमने टेरिटरी एक्वायर की है, ठीक है। तो ये होगा अंडर आर्टिकल 2। अगर हमने कल को हमारा पीओ के दोबारा मिल गया हमें, तो हम उसको अंडर आर्टिकल 2 के ऐड करेंगे हमारे इसमें, हमारे इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट में, ठीक। ये आर्टिकल 2 बोलता है। आर्टिकल 3 बोलता है कि इंटरनली, अब आर्टिकल 2 में बात थी बाहर के स्टेट्स को अगर आप जीत लो तो कैप्चर कर लो, एक्वायर कर लो, तो उनको एज ए स्टेट फॉर्मेशन या फिर यूटी फॉर्मेशन वो आर्टिकल 2 के थ्रू होगा। लेकिन आर्टिकल 3 के अंडर में होगा कि जो हमारे स्टेट्स हैं अभी के, करंट के स्टेट्स या यूटीज हैं, अगर इनका हमें क्या करना हो, नेम चेंज, जो आज की डेट में यूपी में बहुत प्रोमिनेंट बेसिक है, या फिर बाउंड्री चेंज, ठीक, सॉरी, ठीक है, इनका एरिया घटाना या बढ़ाना, ठीक, मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का, ठीक है, उनकी बाउंड्री चेंज करना। तो इन सब चीजों का चेंजमेंट जो भी होगा, जो भी करंट में लाइक जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, तो वो आर्टिकल 3 में होगा, समझ गए। और चौथा आर्टिकल ये बोलता है, अब देखो ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में है तो इसका मतलब उनमें अमेंडमेंट हो सकता है। और आपको मैंने बताया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो मोस्टली वो आर्टिकल नंबर 368 के थ्रू होता है। बट ध्यान रखना भाइयों, पार्ट वन में जो इंडिया और उसके स्टेट्स के बारे में जो भी बात है, अगर उसमें कोई भी अमेंडमेंट होगा, वो आर्टिकल 368 नहीं होगा, वो होगा आर्टिकल नंबर 4 के अंडर। अब देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जो आर्टिकल नंबर 4 है ना, ये बोलता है कि आर्टिकल नंबर 3 एंड आर्टिकल नंबर, सॉरी 2 एंड आर्टिकल नंबर 3, इन दोनों आर्टिकल्स में कोई भी अमेंडमेंट होगा, चेंजमेंट होगा,
तो वो आर्टिकल 368 से ना होके आर्टिकल 4 के अंडर में होगा। ठीक, पहली बात समझ गए। डायरेक्टली होगा। अब चेंज करेगा कौन भैया, सबसे बड़ी सिंपल बात यही आ गई। तो इसके लिए आपको पता ही बिल लाना पड़ेगा, ठीक है, हमारे पार्लियामेंट में, और वहां पे हमें चाहिए है सिंपल मेजोरिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1, ये होती है हमारी सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये चेंजेस अंडर आर्टिकल 4 के, मतलब बाय यूजिंग आर्टिकल 4, आर्टिकल 2 और 3 में चेंजेस हम कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 1, ठीक। आपने एक चीज सोच, कभी अगर आप ये सोचो कि देखो हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है यार, एक सेकंड, हाँ जी, तो आपको अभी तक पता ही था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कुछ भी कर सकती है, अंडर आर्टिकल 368 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है। लेकिन आपने एक चीज को गौर किया, क्या पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि हमारे जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जो अभी की डेट में हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूटीज हैं, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि पार्लियामेंट में ऐसे मूडी लोग आ जाएं कि भाई वो चाहें कि चलो ठीक है आज हम हमारा कुछ मान लो केरला है, उसको अगर वो बोले तो उनकी मान लो श्रीलंका वालों से दोस्ती अच्छी हो जाए, बोले कि ठीक है ये केरला को हम श्रीलंका को देना चाहते हैं, क्या ऐसे वो कर सकते हैं? तो भैया नहीं कर सकते। इसलिए एक स्टेटमेंट है जो आई गेस पिछले सीडीएस में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो उसमें एक स्टेटमेंट था, इंडिया इज अ indestructible union with destructible states। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो इंडिया एज ए यूनियन है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, वो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, वो अमेंड नहीं, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन स्टेट्स में आप छेड़छाड़ कर सकते हो, मैंने आपको बताया था ना। आप इंडिया इंडिया ही रहेगा, इंडिया होल रहेगा, बट स्टेट्स की बाउंड्री ऑल्टर कर सकते हो, जैसे कि अभी हुआ भी था, उत्तराखंड और यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, ठीक है। अभी आंध्रा से तेलंगाना अलग हुआ 2014 में, अभी आपको बताऊंगा सारा स्टेट स्टेट का फॉर्मेशन। तो ये सब तो होता है, ठीक है, यानी कि हमारे स्टेट्स क्या हैं, डिस्ट्रक्टिबल हैं, उनके साथ आप उनके साथ बाउंड्री, उनका नेम, उनका ये सब छेड़छाड़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का ये इंपॉर्टेंस है, जबकि यूएस में उल्टा है, यूएस है कि यूएस इज अ डिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया था कि ये बात आई थी 1960s में, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाँ पार्लियामेंट ये काम करेगी, बट उसमें पार्लियामेंट के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इंडियन टेरिटरी को फॉरेन टेरिटरी को मतलब दे दे, सौंप दे, एक्वायर कर दे। तो दिस इज नॉट द पावर विद द पार्लियामेंट एंजॉयज, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, ये इसमें आपको मैप दिख रहा होगा, ठीक। अभी मैं जैसे आपको स्टेट्स बहुत सारे दिख रहे होंगे, मैं काम करूंगा आपको ऐसे स्टेट्स जो फॉर्मेशन जिनका जब जब जो हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। टाइम कितना हुआ, 8 मिनट भी तो टाइम है। सॉरी यार। अब देखो सबसे पहले स्टेट फॉर्मेशन के लिए आपको पता है 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी, 1926 नवंबर 1949 डेट आपको याद है ना, जो डेट कहाँ मेंशन है हमारे हमारे प्रियम्बल में। फिर 26 जनवरी 1950 में हमने हमारा पूरा संविधान लागू कर लिया था, ठीक है। उसके बाद की बात तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले भी कुछ बातें हुई थी। यार एक काम करो, हमारे स्टेट, हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, ठीक है, पता नहीं कितनी अनगिनत चीजें हैं, सारी डिफरेंट है। तो क्या करना चाहिए, तो हमारी गवर्नमेंट ने 3 कमेटीज बनाई थी। तो सबसे पहले एक आता है हमारा धर कमीशन, मैं सब बता दूंगा। फिर आएगा हमारा JBP कमीशन, और लास्ट में आएगा हमारा फजल अली कमीशन, ठीक। ये 3 कमीशन हैं, और ये क्या बोलते हैं, इनसे हमारे स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो देखते हैं, ठीक। तो धार कमीशन जो सबसे पहले आई थी 1948 के समथिंग, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे डिमांड ये हो रही थी कि भाई कोई स्टेट बोल रहा है कि हमको लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे को एक स्टेट बना दो, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे। अब कर्नाटक वाले अलग चिल्ला रहे कि कन्नड़ वालों को अलग करो, तेलुगु
तेलुगु वालों वाला करो, तमिलनाडु बोल रहा, ठीक है, सॉरी तमिल को, तेलुगु वाले केरला के लिए चिल्ला रहे थे। तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ रहे हैं कि भाई अब डिवीजन ऑफ स्टेट्स हो तो हो किस बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे किया जाए, वहाँ की जो भी खान पान है उसके बेसिस पे किया जाए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वो आ रहे थे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये बनाई थी धर कमीशन 1948 में कि भाई बताओ क्या जो डिवीजन ऑफ स्टेट्स है क्या वो लैंग्वेज के बेसिस पे होना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना धर कमीशन 1948 में आया था। ये सब स्टेट फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ मैं, स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। और जिसने मना कर दिया था कि नहीं लैंग्वेज के बेसिस पर हमारे को नहीं करना है, ठीक। और जैसे इन्होंने बात नहीं मानी कि नहीं भाई हमें नहीं करना चाहिए, फिर से धरने शुरू हो गए, ठीक। फिर भैया दोबारा गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक जेबीपी कमेटी, ठीक है। जेबीपी की फुल फॉर्म है जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, JL नेहरू बोल सकते हैं उनको। बी फॉर वल्लभ भाई पटेल, ठीक। और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया, गॉट इट। तो ये तीन बंदे थे जिन्होंने ये हमारा जेबीपी कमेटी बनाई थी, ठीक। 1949 में ये आई थी, आपको पता है 1 साल बाद आई थी जैसे। और इन्होंने क्या कहा था एक सेकंड, ठीक है। तो जेबीपी कमेटी ने पहली बार बोला था कि हाँ आंध्र प्रदेश कुड बी अ लैंग्वेज बेसिस पर होने वाला पहला हमारा स्टेट था आंध्र प्रदेश, ठीक है, जिसको 1 अक्टूबर 1953 को लैंग्वेज बेसिस पर पहला स्टेट का दर्जा मिला, ठीक है। उसके बाद एक हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता भी थे जिनका नाम है पोट्टी श्री रामुलू, ठीक है, पोट्टी श्री रामुलू। इनकी डेथ भी हो गई थी 56 डेज तक समथिंग इन्होंने कुछ खाया नहीं था, 8 वीक्स तक, तो इनकी डेथ हो गई थी। इसी के बाद स्टेट फॉर्मेशन के बाद इनकी डेथ हो गई थी क्योंकि ये इसके अगेंस्ट थे, ठीक है। इनको लग रहा था कि इससे देश का बंटवारा हो जाएगा, बट ठीक है, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ये सब हुआ था, ठीक है। आंध्र प्रदेश फॉर्मेशन हुआ 1 अक्टूबर 1953। तो पहला स्टेट तो फॉर्मेशन कर दिया था हमारा जेबीपी कमेटी ने। जैसे एक फॉर्मेशन हुआ सब चिल्लाने लगे कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो भैया सबको चाहिए तो गवर्नमेंट को तो देना ही पड़ेगा। फजल अली कमीशन बनाया गवर्नमेंट ने, ठीक। अब चेयरमैनशिप ऑब्वियसली नाम से ये फजल अली के साफ करेंगे, ठीक है। ये चेयरमैन थे, इनके सपोर्ट में दो बंदे थे, ठीक है। एक थे KM पनिक्कर और एक थे हमारे दूसरे जो HN हृदयनाथ कुंजरू, ठीक। ये दो बंदे थे जिन्होंने हेल्प की थी हमारे फजल अली साहब की, ठीक। 1953 में ये बनी है। और बाकी स्टेट्स, ठीक, अदर स्टेट्स का जो भी था 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और बाकी स्टेट्स का फॉर्मेशन उन्होंने बताया था, ठीक। अब क्या हुआ है भैया, 1 नवंबर 1956, ये तीन आपने ध्यान रख लिए, ये तीन मेजर हैं। पहला थर कमीशन जिसने नहीं मानी बात, जेबीपी ने पहला स्टेट बात मानी और पहला स्टेट भी बनाया आंध्र प्रदेश, ठीक। और फिर फजल अली कमीशन बाकी स्टेट्स बनाएगा, ठीक, क्योंकि नींव रख दी है जेबीपी कमेटी ने। तो अब 1 नवंबर 1956 की जब बात आएगी तो क्या होगा, फजल अली कमीशन अब तक बना चुका था 14 स्टेट्स और 6 यूटीज। अब ये मेजर स्टेट्स हैं, अगर मैं आपको स्टेट बताऊं तो आंध्रा बन चुका था अब तक, ठीक। आपका असम, आपका बिहार, ये बड़े बड़े स्टेट्स ये पहले से ही बने थे, ठीक है। आपका बॉम्बे हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। केरला हो गया आपका, MP, आपका मद्रास उस टाइम पे, मैसूर, उड़ीसा। उड़ीसा लैंग्वेज को उड़िया बोला गया, ये बताओ किस आर्टिकल, सॉरी कुछ अमेंडमेंट के थ्रू बोला गया। पंजाब, ठीक। राजस्थान, जितने भी बड़े बड़े मोस्टली स्टेट्स हैं वो, आपका यूपी और वेस्ट बंगाल। तो 3 3 6 और एक 7, 7 और 7 14, सॉरी। तो ये 14 स्टेट्स थे और 6 यूटीज थी। अगर मैं आपको बताऊं एक तो अंडमान निकोबार हो गई, फिर दिल्ली हो गई, ठीक। हिमाचल प्रदेश यूटी थी उस टाइम पे, लक्षद्वीप मिनिकॉय वगैरह हो गई, और
मणिपुर को इस टाइम पे यूटी बनाया गया था, और त्रिपुरा को स्टेट का दर्जा कब मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये 6 स्टेट्स मतलब यूटी बनाई थी उस टाइम पे, समझ गए। अब हम बात करेंगे हमारे स्टेट्स के फॉर्मेशन की। सर कुछ नहीं, देखो मैं आपको कुछ की डेट बता दूंगा तो वो लिख लेना आप, और कुछ है नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको पता है 1953 में तो ये बन गया था हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक, लिख रहे हो आप, इसको लिख लेना। 1953 में ये बन गया। 1960 में दो बने थे, एक हमारा महाराष्ट्र बना था, बस ईयर पूछ सकता है या फिर मैक्स टू मैक्स पूछ सकता है क्रोनोलॉजिकल आर्डर। तो जो मैं ये लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। 1960 में ये दोनों बन गए थे, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक। 1954 में हम्म हमारा जो दादरा नगर नगर हवेली है, ऊपर बढ़ा था उसको, हाँ जी, तो 1961 तक तो वहां पे था, और फिर ठीक है, इसको यूट्यूब बाद में बात करेंगे, पहले स्टेट्स की बात करते हैं। गोवा, ये देखो, इसको मैं बताऊंगा 1987 लिख लो अभी, बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक। ये कंप्लीट स्टेट्स फॉर्मेशन की बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर नागालैंड, ये है 1963, ठीक, 16th स्टेट था ये। फिर हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। अब हरियाणा के अंदर ही चंडीगढ़ आपको पता ही है, तो इसका भी ईयर जो है वो 1966 है, ठीक। साहा कमीशन के थ्रू बना था, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ 1966। आपको पता है ना पंजाब जम्मू ये सब कब बन चुके हैं, 1956 में, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, ठीक। तो साहा कमीशन 1966 में आया था, उसी के थ्रू बना था हरियाणा और चंडीगढ़ हमारा। और हिमाचल प्रदेश को जो अभी तक यूटी यूटी में था, आपको बताया था ना, उसको 1971 में हिमाचल प्रदेश ये रहा हमारा, इसको 1971 में बना दिया था स्टेट। 1956 तक क्या था ये, हमारा यूटी था, ठीक। अब बात करते हैं हम मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय की। तो आपको पता है ये त्रिपुरा है, ठीक, ये हमारा मेघालय है, और ये हमारा मणिपुर है। मैं इनको इधर मिला लेता हूँ, ये। तो इन तीनों स्टेट्स का जो फॉर्मेशन है ना, ये हुआ है 1972 में, ठीक। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पता है एक बात है, इन तीनों का स्टेटमेंट फॉर्मेशन का मतलब ये पूछ लेता है कि इन तीनों में पहले कौन सा हुआ। तो अगर मैं आपको सीरीज से बताऊं ना, तो ये सीरीज से ही था। मणिपुर जो है हमारा ये वाला, ये 19th स्टेट है, ठीक। फिर त्रिपुरा हमारा, ठीक, नाम से ही है, मणिपुर के बाद फिर त्रिपुरा आ गया, तो ये 20th स्टेट हो जाएगा। और ये हो जाएगा 21st, मेघालय 21st। कई बार ये सीरीज पूछ लेता है, कई बार, आई एम नॉट श्योर। इस सिक्किम का तो हमारा कहानी डिफरेंट है। पहले एक 35 अमेंडमेंट हुआ, उससे इंडिया का पार्ट हुआ था, और उसके बाद फाइनली हुआ था 36th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। 36 ध्यान रखना, 36 से इसको मिला था कंप्लीट स्टेट का दर्जा। और ये जो 36th अमेंडमेंट है ना, ये कब हुआ है, ये हुआ है 1975 में। तो इसका यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक। और ये 21 स्टेट देखो, हमारा ये मेघालय 21 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 22nd स्टेट, 22वां। 23, 24, 25, तीन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट, ये है 23, ये है 24, और ये है हमारा 25। मतलब मेरा को अलग इससे प्यार है यार, मेरे को किसी स्टेट का ध्यान रहे ना रहे, मैंने इनका ही बनाया था कि ये हमारा ये लास्ट वाला मिजोरम, ये और इधर ये तीनों मिला लिया मैंने, और इनको ग्रेड दे दी थी 1987, खत्म। तो फिर मैंने बताया कि सबसे पहले ये बना था हमारा कौन सा, मिजोरम सबसे दूर वाला है, फिर अरुणाचल बना, फिर बना हमारा गोवा। और इन तीनों का फॉर्मेशन ईयर है 1987, ध्यान रखना तीनों का। बस पहले बना हमारा मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, और फिर बना गोवा, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद तीन और स्टेट है जिन पे हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन बहुत बनता है उस पर, वो हमारे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ को सी एच लिख दे रहा हूँ मैं। ये हमारा झारखंड है, और ये हमारा है यूके। इनके क्वेश्चन इसमें पूछे कि छत्तीसगढ़ झारखंड, अब ये 2000 में तो हुए, आपको पता है, ईयर आपको पता है 2000 है,
लेकिन पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा, तो एक मैट्रिक बना देता हूँ, ऊपर फिर नीचे, जनरली यही चलता है ना। नंबर 1 छत्तीसगढ़ फॉर्मेशन, फिर नंबर 2 उत्तराखंड और नंबर 3 झारखंड। समझ गए? यानी कि 25 स्टेट हमारे हो ही गए थे यहाँ तक। फिर 26वां छत्तीसगढ़ है, 27 में हमारा उत्तराखंड है, 28 में हमारा झारखंड है, और 29 आपको पता ही यहाँ पे जो है तेलंगाना बना है, जो तो 29th स्टेट है, 2014 में बना है। ठीक। और उसके बाद हमारा बचता है तो जम्मू एंड कश्मीर, जो रिसेंट वाला है आपको पता ही है, जो कि 2 स्टेट्स बन गए, यूटी टूट गई है। तो करंट में हमारे पास 28 स्टेट्स एंड 28 यूटीज हैं बस। ठीक। ये हमारे स्टेट फॉर्मेशन की पूरी कहानी थी। आप इन स्टेट्स की फॉर्मेशन को एक दो बार अगर आप मैप में लिखेंगे, अपने हाथों से मैप बना लेना, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा जरूरी नहीं मार्केट से लेके आओ, अपने आप लिखो, अपने आप स्टेट्स को फॉर्मेशन करो। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नॉर्थ ईस्ट का ऐसा स्टेट जो सबसे बाउंड्री बनाता है वो है हमारा असम। ठीक। और असम का फॉर्मेशन कब हुआ? 1956। मैंने अभी आपको बताया था, जो 14 स्टेट्स है ना मैक्सिमम, वो फॉर्मेशन 1956 के अंडर ही हुआ है। और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एक ऐसा स्टेट है जिसको बोलते हैं मोलासिस बेसिन। बताओ, मैंने बताया था आपको, किसको बोलते हैं मोलासिस बेसिन? तो भैया हमारा जो 23rd नंबर का स्टेट है 1987 में फॉर्मेशन हुआ है, उसको नाम है मिजोरम। ठीक है, उसको बोलते हैं मोलासिस बेसिन। चलो, अब स्टेट फॉर्मेशन हो गया हमारा, और टाइम भी 21 मिनट हो गया। स्टेट फॉर्मेशन के बाद अब हम बात करेंगे कुछ एक दो और चीजों की, जो मैं आपको बताना शायद भूल गया, जो इम्पोर्टेंट है बताने के लिए। हमारी 3-4 रियासतें ऐसी थी जो लड़ रही थी इन द सेंस, जो जैसे अंग्रेज चले गए तो उन्होंने ये हिदायत दी थी कि जो स्टेट मतलब जो भी चाहे, चाहे तो इंडिया में ऐड हो जाए, चाहे पाकिस्तान चले जाए, या चाहे तो इंडिपेंडेंट रहे। तो तीन तीन ऐसी जगह थी। एक तो आपको पता ही है, हैदराबाद। ठीक, इस पे भी IQ है। फिर था हमारा जूनागढ़, और एक था हमारा कश्मीर, सबको पता है। इन तीनों ने इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश की, लेकिन हमारे सर पटेल साहब जी ने इन दोनों को कैसे जोड़ा देखो। हैदराबाद पे तो हमने क्या किया था, हैदराबाद को हमने पुलिस एक्शन से अंडर कंट्रोल ले लिया। ठीक। जूनागढ़ में हमने क्या किया, वोटिंग से, यानी कि इलेक्शन के थ्रू हमने जूनागढ़ को अपने अंदर शामिल कर लिया इंडिया में। और कश्मीर वाला तो बिला पत्र, उस टाइम पे था एक कि, को पता ना, हमारे साहब गए थे, राजा हरिश्चंद्र उस टाइम पे थे किंग, उन्होंने हेल्प मांगी थी, तो हमने उनसे एक पेपर पे साइन करवाया था, तो उसके थ्रू हमारे को ये कश्मीर मिला था। ठीक। तो समझ गए इन तीनों को कैसे। अब PY को पता क्या आया था, इस पे आया था कि जूनागढ़ को कैसे किया गया। इस पे था कि जूनागढ़ मतलब कुछ मैचिंग कैसे करके कुछ था, नॉट श्योर, लेकिन ये था तो रिसेंट PY को 2022 का। तो सोच रहे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो सब कुछ पढ़ो यार। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, मैं हर एक चीज मतलब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि तुमको सब पढ़ा दूं, बट यार यहाँ वीडियो में वो चीजें एकदम 100% सब पढ़ा दूं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो एटलीस्ट वंस यू हैव टू रीड फ्रॉम लक्ष्मीकांत। ठीक। एक बार पढ़ लोगे, आपका क्लियरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगी इसके बाद। तो ये तो हमारा स्टेट फॉर्मेशन खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे हमारा पार्ट नंबर 2, दैट इज और सिटीजनशिप। ठीक। अब आप भारत के नागरिक हो, सिटीजनशिप आपको चाहिए। तो सबसे पहली प्रोविजन तो आपको पता ही है कि भैया इंडिया में चलता है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, कैसी? सिंगल सिटीजनशिप। और ये लग रहा है हमारे ठप्पा लग गया, लाइफ पे भी सिंगल ही है, ऐसे करके लगा सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा 5 से लेकर 11 तक इसमें आर्टिकल में आते हैं सिटीजनशिप में। कौन से आर्टिकल में क्या होता है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ठीक, लेकिन सबसे पहले आप नोट कर लो पार्ट्स का नाम और उसका आर्टिकल कहाँ से क्या मेंशन है, और उस पार्ट में क्या मेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट। पार्ट 1 में क्या मेंशन था, इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी जो भी था, इंडिया एंड इट्स यूनियन, स्टेट्स ऑफ यूनियन जो भी। पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11। ये रट लो, स्टार्टिंग में सीधे डायरेक्टली पूछ लेता है। तो सिटीजनशिप के बारे में 5 आर्टिकल जो बोलता है हमारा कि जो 1950 में हमारा जब संविधान लागू हुआ था, उस टाइम पर सिटीजनशिप यानी कि संविधान लागू होने के टाइम पे जो सिटीजनशिप को दी गई थी वो थी अंडर आर्टिकल 5। ठीक, पहली बात तो ये।
6 और 7 में हमेशा कंफ्यूज होते हो। अब देखो पहले आप एक काम करो, मतलब मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कि 6 में हम उन बंदों को दे रहे हैं जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं या फिर इंडिया से जो पाकिस्तान जा रहे हैं। तो इसमें जो लोग भारत में आए हैं फ्रॉम पाकिस्तान आए हैं इंडिया, उनको जो सिटीजनशिप दी है वो आर्टिकल 6 में दी है। और जो पाकिस्तान के प्रिविलेजेड व्यक्ति हैं, एक सेकंड, हाँ जी, तो 6 पता लग गया, जो पाकिस्तान से आए हैं इंडिया में उनको सिटीजनशिप। साथ में जो पाकिस्तान के प्रिविलेजेड व्यक्ति जो है पाकिस्तान गए हुए हैं उनको, ठीक। 8 में है ऐसे लोग जो, अब बहुत सारे लोग इंडिया के हैं लेकिन जो आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, तो सिटीजनशिप उनको जो आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, ठीक है, फॉरेन जो भी हमारे फॉरेन में रह रहे हैं। अच्छा, आपको पता है जो आउट ऑफ इंडिया लोग रहते हैं, वर्किंग करते हैं, वर्किंग करके मतलब वहाँ पे काम करते हैं, काम करने के बाद जो पैसे भेजते हैं इंडिया में, उसको वो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम रेमिटेंस, ठीक। तो ध्यान रखना, रेमिटेंस हमारे इंडिया में, इंडिया की जीडीपी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक। 9 में होगा जो लोग आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं उनकी सिटीजनशिप, ठीक। सॉरी 9 में, 8वें में, 9th में हो गया है हमारा कि अगर आप किसी भी बाहर रह रहे हो, किसी भी कंट्री में रह रहे हो, और अगर आपने लाइक अगर आप यूएस में रह रहे हो, तो अगर आपने यूएस की सिटीजनशिप ले ली तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी, ठीक। जिस कंट्री में आप रह रहे हो अपार्ट फ्रॉम इंडिया, अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है तो सिर्फ इंडिया की रहेगी, लेकिन अगर आपने इंडिया के अलावा किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप ही खत्म हो जाएगी, और जिस भी कंट्री के लिए उस कंट्री की कंटिन्यू रहेगी, ठीक। ये हमारा प्रोविजन मेंशन है आर्टिकल नंबर 9 में। 10 में हमारा मेंशन है कि अब आपके लिए अब आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो बचपन से लेके आप बूढ़े हो जाते हो, आपको कभी जाना पड़ता है कहीं पे कि ठप्पा लगा दो साहब मैं सिटीजन पिछले साल भी था, अभी भी हूँ, अगले साल भी रहूंगा? नो। तो एक है कंटिन्यूटी, हमारी सिटीजनशिप की कंटिन्यूटी है। तो ये है आर्टिकल नंबर 10 जो हमारे को कंटिन्यू सिटीजनशिप दे रखा हुआ है, हमें बार बार जाके ठप्पा नहीं लगवाना कि भाई हम इंडियन सिटीजन है वगैरह वगैरह, समझ गए? ये आर्टिकल 10 में है। और 11 में है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू डू एनीथिंग, जो भी वो चाहे विद द सिटीजनशिप के साथ करना चाहे वो कर सकती है अंडर आर्टिकल 12, समझ गए? ये 5 से 11 तक समझ गया। 5 में 1950 के टाइम पर सिटीजनशिप, 6 में जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, 7 में जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं, 8वें में जो आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, 9 में आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी अगर आपने दूसरे कंट्री की ले ली सिटीजनशिप, और 10 में कंटिन्यूटी ऑफ सिटीजनशिप, 11 में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो आपके सिटीजनशिप के ऊपर बना सकती कानून, ठीक। अब देखो इसमें बहुत सारी और भी चीजें हुई थी यार, ठीक है। तो क्वेश्चन वहां से नहीं बनेंगे, अब क्वेश्चन जहां से बनेंगे मैं आपको वो चीजें बता देता हूँ। एक ये फैक्ट लिख लो कि मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ 15, 16, 19, 29 और 30, इन सब के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन ये आर्टिकल जो 5 हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलते हैं? इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल है, नॉट फॉर एनी फॉरेनर, समझ गए? तो ये था इसका यहाँ पर। अभी मेरे को आपको ये बताना था कि यार हम सिटीजनशिप ले सकते हैं, अब जैसे मान लो कुछ प्रोविजन उस टाइम पे हुए थे लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो आप पढ़ लेना। हम बस ये देखेंगे हमारा सिटीजनशिप हमको कैसे मिल सकती है किसी देश की, ठीक है। तो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप कैसे हो सकती है? एक्वाजिशन कैसे होगा? तरीके देखो, सीधे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्विजिशन किन किन तरीके से हो सकती है। नंबर 1, पहला या तो बाई बर्थ हो, आप पैदा हुए इंडिया में, आप सिटीजन हैं, ठीक। दूसरा है आपका डिसेंट के बेसिस पर। अब ये डिसेंट क्या है? वंश है ना, आपका वंश चला रहा है आपके लाइक पूर्व, लाइक जो भी हैं हमारे बाबा दादी वो सब ये रहे हैं, तो डिसेंट के बेसिस पे आपको मिल जाएगी। थर्ड, बाय रजिस्ट्रेशन, अब आप इंडियन सिटीजनशिप नहीं हो फिर भी आप रजिस्ट्रेशन करा के आप, अब उसके जो भी हैं मतलब
कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितने साल तक इंडिया में रहना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ये सारे टर्म्स वगैरह हैं वो आप पढ़ लेना, वो सीएपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, सीएडीएस के लिए बस यही पूछेगा बेसिक। फोर्थ है आपका बाई नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक तरीके से। ठीक, और पांचवा है टेरिटरी एक्विजिशन से। अब मान लो हमने, आपको पता ही है, अभी बताया था आर्टिकल नंबर 2 क्या था, आर्टिकल नंबर 3 क्या था। तो टेरिटरी एक्वायर अगर हम करेंगे, मान लो पीओके हमने एक्वायर कर लिया, तो हम उसको आर्टिकल नंबर 2 से ऐड करेंगे। ठीक, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन स्टेट्स में। और जो टेरिटरी एक्वायर हुई तो वहाँ पे लोग जो भी रह रहे होंगे उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, तो वो होगी अंडर टेरिटरी एक्विजिशन के थ्रू मिलेगी उनको। समझ गए? तो ये है हमारा 5 तरीका जिसके थ्रू से आप सिटीजनशिप ले सकते हो। अब छीनी जा सकती है भैया, आपकी सिटीजनशिप भी छीनी जा सकती है, एंड हो सकता है आपकी सिटीजनशिप का। तो वो एंड कितने तरीकों से हो सकता है ये देख लो एक बार। तो 3 तरीके हैं जिनसे आपका सिटीजनशिप जा सकता है। ठीक है, मैं तीनों का फुल लिख दे रहा हूँ। नंबर 1 है रेनन्सिएशन। ठीक है, नंबर 2 है आपका टर्मिनेशन, एंड नंबर 3 दिस इज लास्ट आपका डेप्रिवेशन। अब इनके बारे में लिख लो, बस खत्म आपका ये सिटीजनशिप कैसे जा सकती है। रेनन्सिएशन, अगर आपने आप 18 प्लस और आपने चाहा कि भैया इंडिया सिटीजन नहीं चाहिए, आपने स्वेच्छा से त्याग कर दिया, इसको बोलते हैं स्वैच्छिक त्याग। ठीक, अपनी मर्जी से आपने त्याग कर दिया कि नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे अब आप स्वैच्छिक त्याग उस टाइम पे नहीं कर सकते, मान लो हमारे देश में इमरजेंसी चल रही है, वॉर चल रहा है, वो सब ऐसी सिचुएशन है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है। उस टाइम पे ऑब्वियसली आपकी चीज का प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, उस टाइम पे देश इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे ये सब नहीं होगा, वो सब चीजें लिखी हुई है। टर्मिनेशन, अब आपकी चीज को टर्मिनेट कब किया जा सकता है। आपने, मैंने आपको बताया था ना, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। आप इंडियन सिटीजन है, मतलब आप इंडिया के ही रहेंगे। अगर आपने किसी और देश की सिटीजनशिप ली तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक, तो टर्मिनेशन मतलब दूसरे देश की सिटीजनशिप आप नहीं ले सकते, लिया तो आपका इंडिया वाला सिटीजनशिप है। फिर होता है डेप्रीवेशन। ठीक, डेप्रीवेशन को बोलते हैं वंचित। इसमें आपने ऐसा कुछ गलत किया है कि आपकी इंडिया की ऑटोमेटिकली चली गई। ठीक, रेनन्सिएशन में आप अपनी मर्जी से करो, लेकिन डेप्रीवेशन में होगा गवर्नमेंट की मर्जी। ठीक है, पार्लियामेंट वाले आपकी सिटीजनशिप को कैंसिल करेंगे। वो कैसे, या तो आपने गलत तरीके से ले ली होगी। ठीक, दूसरा हो सकता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है आपने उसका हो सकता है आदर नहीं किया हो, रिस्पेक्ट नहीं किया हो। रिस्पेक्ट इन टर्म्स मेंशन नहीं है, किस तरह से रिस्पेक्ट है वो कुछ भी हमें डिफाइंड नहीं है। ठीक या तो अगर ऐसे नेशनल इमरजेंसी वॉर वगैरह चल रहा हो, आपने फॉरेन, जो भी हमारे टेरिटरी फॉरेन एनिमी है, जो भी हमारा, ठीक है, एनिमी सिटीजन्स, आपने उनकी हेल्प की है, तब आपकी ये चली जाएगी, डिप्राइव कर दिया जाएगा आपको। बाकी एक दो और हैं। ठीक है, अगर आप जनरली आउट ऑफ इंडिया रह रहे हो 7 ईयर्स से, तो आपका चला जाएगा, सिटीजनशिप डिप्राइव कर दिया जाएगा। तो 4-5 तरीके हैं डिप्रिवेशन में, बाकी सारे यही थे। तो आपको समझ में आ गया होगा आई एम श्योर। 15, 16, 19, 29, 30 ये रट लो, ये सिर्फ आर्टिकल ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन बहुत बार बना है। और वही और पूछा गया कि कौन से आर्टिकल है जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है और फॉरेन नेशनल्स के लिए नहीं है। तो उसमें यही 5 है। ये आर्टिकल हैं क्या, इनमें क्या क्या आता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक, इस वीडियो में हम इतना रखते हैं क्योंकि बहुत सारा ऑलरेडी डेटा हो गया। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं आपको, एक होते हैं आपके एनआरआई, एक होता है पीआईओ, और एक होता है ओसीआई कार्ड होल्डर। इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। एनआरआई क्या होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, भारतीय ऐसा नागरिक जो जनरली आउट ऑफ इंडिया, मतलब उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है, आउट ऑफ इंडिया रह रहा है। ठीक, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भाई एक व्यक्ति जो, या उसका कोई पूर्व बंदा इंडियन ओरिजिन से रिलेटेड है, तो वो नाम से, यानी कि उसके पास भी इंडियन सिटीजनशिप होगी। ठीक है, ओसीआई क्या होता है, ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आप
इंडियन सिटीजनशिप नहीं हो, आपको एक कार्ड के थ्रू इंडियन की सिटीजनशिप मिली हुई है, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी जो इनको मिलेंगी लेकिन इसको नहीं मिलेंगी। तो वो इम्पोर्टेंट है कि इनको नहीं मिलेगा। तो नंबर एक इसमें ऐसा चीज है, आपको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ठीक, नो वोटिंग राइट होंगे आपके पास, आप वोट नहीं डाल सकते। नंबर दो, आप सिटीजनशिप ऑफ सॉरी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो गया, आपको एक कार्ड के थ्रू सिटीजनशिप मिली हुई है बस। ऑल्सो आपके पास डुअल सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा इसमें। ठीक, और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज के बंदे को नहीं मिलेगा उसे कार्ड होल्डर, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इन दो कंट्रीज के जो भी सिटीजनशिप है उनको हम ओसीआई कार्ड होल्डर नहीं बोल सकते, उनको नहीं मिलता है कार्ड होल्डर। ठीक, तो ओसीआई वाले का ध्यान रखना। तो अब देखो, जो जैसे आपने सुना होगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, कहीं भी किसी का भी इलेक्शन होता है तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, तो सिटीजन ऑफ इंडिया ये भी है और कार्ड के थ्रू ये भी है, लेकिन ही इज जस्ट अ कार्ड के थ्रू। तो ये प्रेसिडेंट और ये सबके इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ना ही वोटिंग राइट है इसके पास। तो समझ रहे हो, जो ये दोनों हैं वो पूरा डिफरेंट है ओसीआई वालों से। तो ओसीआई वालों का इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते, मैंने आपको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में बता दिया। एंड आई एम श्योर इसमें आपको कुछ समझ आया होगा। बाकी कुछ भी डाउट होता है आपको पता है कहाँ व्हाट्सअप करना है अपने। ये वीडियो हमारा खत्म होता है। ठीक, इसके बाद हम पार्ट 3 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक मेंशन है, हम सबके बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक एक वीडियो में तो वो नहीं आएंगे, तो अराउंड 12 से देखेंगे जहाँ तक हो जाएगा वो करते हैं। ठीक है, तो चलो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, हैव अ गुड इवनिंग। एंड मैं कल आफ्टरनून में जो वीडियो डालूंगा उसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 एंड इवनिंग में डालूंगा फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 एंड फंडामेंटल राइट हमारे खत्म। उसका टीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ये दोनों एक पार्ट में, और उसके बाद हम चलेंगे सीधे हमारे प्रेसिडेंट साहब। तो कोई टेंशन मत लो यार, आने वाले एक वीक में आपका पॉलिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आराम से करेंगे अभी हम। समझ आई एम श्योर आपको आ रहा होगा, कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप करो मेरे को इस नंबर पे, या यू कैन कमेंट लाइक डाउन साइड। ठीक, अब मेरी तबीयत में काफ़ी बेटर इजाफा है वगैरह वगैरह, तो टेंशन मत लो, टाइम से आ जाया करो, देख लिया करो। मॉर्निंग में आपको भी वीडियो मिल जाएगी ग्रामर की, ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस की। सो तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।